दोस्तों, पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है भारतीय संविधान की विकास यात्रा, द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, अराउंड 41 क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पर और फ्यूचर में बनाए जाने वाले क्वेश्चन के आधार पर हम 20 क्वेश्चंस करके उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसके साथ जितने भी एक्सप्लेनेशन संभव हो सकेंगे कम से कम टाइम में, वो सब हम शेयर करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नलिखित कार्यों के संबंध में विचार कीजिए। बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना, नागरिकों के अधिकारों पर नियंत्रण के संदर्भ में दिशा निर्देश, कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करना, न्यायपूर्ण समाज को सुनिश्चित करना, यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। हमें ये बताना है कि संविधान का जो कार्य है उनमें से इसमें कौन सा कार्य ऐसा है जो उसमें नहीं शामिल है, अर्थात ये कौन सा कथन है जो असत्य है, गलत है। तो हम इसमें देखेंगे हमारा जो ऑप्शन 5 है ये असत्य है, बाकी के सभी क्वेश्चन ऑप्शन सत्य हैं। कैसे, इसकी एक बार व्याख्या जान लेते हैं। देखिए, जो हमारा संविधान है उसका कार्य यह है कि बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों के न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों पर नियंत्रण लगाने के संदर्भ में संविधान में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोई भी सरकार कुछ विषम परिस्थितियों में ही उन्हें सीमित कर सकती है, लेकिन उन्हें समाप्त नहीं कर सकती। उसमें भी अनुच्छेद 20 व 21 के मूल अधिकार को किसी भी परिस्थिति में नहीं छीना जा सकता। साझे मूल्य, स्वतंत्रता, बंधुता व धार्मिक राजनीतिक स्वतंत्रताएं हमें संविधान के द्वारा प्राप्त हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका के माध्यम से न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया है। संविधान में सत्ता में आने की प्रक्रिया व उनको प्राप्त अधिकारों का जो स्पष्ट उल्लेख है, लेकिन उनकी योग्यता के संदर्भ में इतनी चुस्ती नहीं दिखाई गई है, अर्थात ये सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग ही आएँ, व्यवहारिक रूप में यह संभव नहीं। अर्थात इसका जो कथन 5 है, यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ, यह गलत है। बाकी के बाद सभी इसके जो सेंटेंस है वो सही है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किए गए प्रावधानों में से कौन सा ऐसा है जो असत्य है। ये देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें यह कह रहा है जो 1773 का हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण और सख्त हो गया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। हमें यह बताना है कि इसमें गलत कौन है। तो इसका अगर ऑप्शन की बात किया जाए हम लोग, तो इसमें देखेंगे डी होगा कि उसमें से कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो गलत है। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट है कि हम इस एक्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए हमारे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके अंतर्गत पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया तथा कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों अर्थात बम्बई, मद्रास और कलकत्ता का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1773 के एक्ट से ही बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। इसके अतिरिक्त कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के नियंत्रण के अंतर्गत भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे 2 का एक्सप्लेनेशन देख लिया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पिट्स इंडिया 1784, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813,
और रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा नियम है एक्ट के माध्यम से कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति प्रतिफलन की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो है बी, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम। क्योंकि हमारा जो ये अधिनियम है, इसके तहत संशोधनात्मक अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करना था। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर हो गए। अब आगे भी जो ये 1784 का, 1813, 1773 का हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी आगे क्वेश्चन आएगा इसलिए सारी अधिनियम भी उसमें डिस्कस हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो आपको शायद पता भी होगा, नहीं पता हो तो हम बता देते हैं। इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा सी। मतलब हमारा जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। अब हम कुछ इस एक्ट के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम था, इसके अंतर्गत कंपनी ने न केवल चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया, बल्कि उसके सभी व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इस प्रकार कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर केवल शासन करना रह गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब यहाँ देखिए है, यहाँ आ गया 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, और इसमें मुझे बताना है कौन सा सेंटेंस, 3 सेंटेंस दे रखा है, मुझे बताना है कौन सा सही है। देखिए 1861 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम में गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया गया। सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया था जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे। तो तीसरा मेरा ऑप्शन क्या है? गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। हमें यह बताना है कि इसमें सही कौन सा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं इसमें। इसका जो देखिए आंसर है ना, वो होगा ए, 1 और 2। तो उसका जो इस अधिनियम के माध्यम से इस गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया गया, ये भी सही है। सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था, उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया गया जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे। लेकिन जो गवर्नर जनरल के पास प्रभावी जो विधायी शक्ति नहीं थी, ऐसा इसमें कोई प्रावधान नहीं था। फिर भी हम एक बार इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले प्रीलिम्स में तो बहुत ही जटिल क्वेश्चन के और बना देते हैं। देखते हैं, हमारा जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था, भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। और इसके जो कुछ प्रावधान थे वो इस प्रकार है। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इसमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियाँ विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। और वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। और जो हमारा 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, इसी के तहत परिणाम स्वरूप वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिससे वायसराय गवर्नर जनरल को असीमित अधिकार मिल गए थे। इन आदेशों के तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। हमें क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो हमारा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है, इसी के तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है? इस
ये एक देखिए 1861, 1919, 1858, 1909 का कुछ अधिनियम दिया है, कुछ सुधार दिए हैं और उसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया करवाया। तो जो गैर सरकारी सदस्य होते थे उनका अंतर्वेशन मुहैया करवाया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1857 और मॉडलेमेंटो सुधार से मॉडलेमेंटो सुधार। इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई और इसी अधिनियम के प्रावधान, कौन सा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। कुछ प्रावधान हैं जो इस तरह से हैं। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। वायसराय की विधायी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। उनमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियाँ विधि निर्माण तक ही सीमित थी। वायसराय को विशेषाधिकार तथा आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की और इसी अधिनियम के तहत मुंबई और मद्रास ब्रिटिश प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस कर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्या कहता है? भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अच्छा, यहाँ हमारा 1858 का जो अधिनियम है उसका पोस्टमार्टम कर रहा है। देखिए क्या कहता है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अनुशासित था। अब आपको बताना है इसमें से सही उत्तर कौन सा है, क्योंकि इस 1858 के जो अधिनियम जो कुछ भी महत्वपूर्ण विषय दिए हैं इसमें से सही कौन सा है, यही हमें आंसर चूज करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें से तीनों सही है। क्यों? एक बार हम 1858 के जो मुख्य पहलू थे भारत सरकार अधिनियम के उसको एक बार जान लेते हैं। 1858 के माध्यम से भारत के शासन को कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। अब भारत का शासन इंग्लैंड की ब्रिटिश क्राउन के नाम से जाना जाने लगा। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के अधीन अधिनियमित किया था। अब ब्रिटिश संसद के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट का भारत में अप्रत्यक्ष शासन स्थापित हो गया था, इसलिए क्वेश्चन 2 भी सही है। और 1858 के जो अधिनियम थे उसमें विधि निर्माण प्रणाली त्रुटिपूर्ण थी। वस्तुतः भारतीयों को विधानसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। गवर्नर जनरल की परिषद ही प्रांतों के लिए विधि बनाती थी तथा प्रांतीय विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना अधिनियम नहीं बना सकता था। इस प्रकार यह जो निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण द्वारा अनुशासित था। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 से क्या बोलता है। कुछ देखिए, वही अधिनियम दे रखा है 1861 का, 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आ चुका है और भविष्य में पीछे से वगैरह आने की संभावना भी है। ये जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो आपको आंसर तो पता ही होगा, नहीं पता कोई बात नहीं, हम बताते हैं। इसका जो आंसर है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है। अब हम जान लेते हैं 1909 का मार्ले मिंटो सुधार क्या है। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसी सुधार के तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर
पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारी को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसलिए मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई? विधान परिषद की स्थापना कब की गई? शायद आप लोग को रटा भी होगा, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, देख लीजिए। जो हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम है, उसके तहत भारत में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। अब हम 1853 के चार्टर अधिनियम में के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को भी थोड़ा सा जान लेते हैं। चार्टर अधिनियम 1863 के अंतर्गत संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण किया, जिसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। देखिए, क्वेश्चन अगले बार इस तरह से बना भी सकता है कि जो विधान परिषद में सर्वप्रथम कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया, यह किस अधिनियम से है? तो हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। निम्नलिखित से कौन सा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के उपबंध नहीं था? देखिए, अभी पीछे कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उसमें से कुछ आपको शायद याद हो, कुछ ना भी याद हो। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट विषय दिया है 1773 के एक्ट से पूछा है कि एक कौन सा उपबंध इसमें नहीं था। तो पहला है ऑप्शन, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय पर्यवेक्षण की शुरुआत की। बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्यों की परिषद में नहीं थी। इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया। गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया था। तो इसका जो आंसर है क्या होगा? सी। इसने योग्यताओं पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया। अच्छा, इसमें कोई प्रावधान नहीं था। क्यों? क्योंकि 1773 का जो मुख्य पहलू है वो इस प्रकार है। भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत हुई। बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाले परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल में निर्णायक मत निहित किया गया। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। कर्मचारियों के निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अब इसके आगे एक बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसके आगे और भी क्वेश्चंस है, वो हम छोटे छोटे वीडियो में करके अपलोड करेंगे। तब तक आप इंतज़ार कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।